कक्षा 11 जीव विज्ञान के सभी बच्चों का वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने पहले वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जो द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली और पांच जगत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। तो इस वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित जो प्रणाली है उसको हम बोलते हैं पांच जगत प्रणाली, जिसका प्रतिपादन किया था व्हिटेकर ने। तो व्हिटेकर ने कुल 5 जीवों के जगत बनाए थे। पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। अब हम इन जगतों को क्रमशः एक एक जगत का डिटेल अध्ययन करते हुए पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहला जगत मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा जगत, आप सब जानते हैं कि जो मोनेरा जगत में जो जीव रखे गए हैं वे आद्य प्रकार के जीव हैं, अर्थात वे समस्त एककोशिक जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, उन जीवों को रखा गया है मोनेरा जगत में। तो मोनेरा जगत में मुख्यतः बैक्टीरिया आते हैं। तो मोनेरा जगत में समस्त बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु को रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि जीवाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं और जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। ये गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह पाता वहाँ पर बैक्टीरिया आराम से पनप लेते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है परजीवी के रूप में दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं और वो रोग पैदा करते हैं। जैसे टीबी का बैक्टीरिया है, हैजे का बैक्टीरिया है और इसके अलावा जो है आपका जो है टाइफाइड का बैक्टीरिया है। तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाले बहुत सारे रोग हैं, तो इसके बारे में अलग से हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मुख्यतः हम आते हैं बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं और बैक्टीरिया जो है उनके समूह कितने होते हैं। तो बैक्टीरिया अति सूक्ष्म है, आंखों से हम इनको देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इनका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर ये देखा गया है कि बैक्टीरिया आकार के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आकार को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बैक्टीरिया जो हैं उनको हम 4 समूहों में या 4 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। जो पहला वर्ग है जिसमें हम समस्त गोल आकार के जीवाणु को रखते हैं उसका नाम है कोकस। तो पहला वर्ग हो गया कोकस, इसको बहुवचन में कोकाई भी कहते हैं। दूसरा जो वर्ग है बैक्टीरिया का अर्थात जीवाणु का, वो होते हैं छड़ाकार या बैसिलस कहते हैं, इसका बहुवचन बैसिलाई होगा। तीसरा वर्ग होगा कौमा के आकार का, जब हम लिखते हैं तो कौमा लगाते हैं, तो कौमा के आकार के जो जीवाणु होते हैं उनको विब्रियम कहा जाता है और बहुवचन में इसको विब्रिया कहा जाता है। और अंत में जो चौथा वर्ग है उसको हम कहते हैं सर्पिलाकार या स्पाइरिलम, इसको बहुवचन में कहते हैं स्पाइरिला अर्थात सर्पिलाकार जीवाणु। ये चित्र के माध्यम से थोड़ा आप देख लीजिएगा। कोकाई जीवाणु आकार में गोल होते हैं। बैसिलस यानी कि बहुवचन बैसिलाई हुआ, तो ये जीवाणु जो है छड़ाकार या दंडाकार होते हैं। स्पाइरिलम या स्पाइरिला कहते हैं जिसको हम, ये सर्पिल आकार के होते हैं, सांप के आकार के हैं ये। और जो कौमा के आकार के हैं उनको हम विब्रियो कहते हैं। तो समस्त जीवाणु को उनके आकार के हिसाब से 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम, अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की आकृति जो है बहुत सरल प्रकार की होती है और बैक्टीरिया ऐसे जीव होते हैं जिनमें उपापचय की प्रक्रिया में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। अर्थात जो जीवाणु हैं वह अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ये परपोषी होते हैं। बहुत सारे जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं अर्थात स्वपोषी भी होते हैं, अर्थात या रासायनिक पोषी होते हैं। ये अपना भोजन जो है स्वयं बना नहीं सकते हैं, किंतु भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर रहते हैं। अब इस संसार में जितने भी जीवाणु हैं वास स्थान के अनुसार उनके जो शरीर की, उनके जो है कोशिका की संरचना के अनुसार हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग कहलाता है आदि बैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया इसको हम कहते हैं, और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। तो अभी हम पढ़ते हैं आदि बैक्टीरिया के बारे में। आदि बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर आम जीवन संभव नहीं होता है, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र,
बहुत अधिक गर्म पानी के झरने, कच्छ क्षेत्र जहाँ पर मीथेन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जो है आदि बैक्टीरिया आराम से पनप जाते हैं। आदि बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना आम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से थोड़ा सा अलग होती है और इसी कोशिका भित्ति की विशेष संरचना के कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है जीवन यापन कर लेते हैं। और बहुत सारे जो जानवर होते हैं जो चारा खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, तो ये जीवाणु जो है विशेष करके जो है इन जीवों के जो घास खाते हैं उनके पेट में जो आंत होते हैं, आंत में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं मिथेनोजन जीवाणु। ये मिथेनोजन जीवाणु जो है गोबर से मीथेन का उत्पादन करते हैं, अर्थात जब हम गोबर गैस बनाते हैं तो यही जीवाणु जो है गोबर को सड़ा करके गोबर से मीथेन गैस बनाते हैं जिसको हम बायोगैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। तो ये मिथेनोजन जीवाणु एक प्रकार के आदि बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया हैं। दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया का जो वर्ग है उसको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु कहते हैं। यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया हैं। इनमें एक जो है कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति से प्रचलन हेतु एक जो है लंबा बाल नुमा संरचना अर्थात कसाव पाए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया चल सकते हैं। अब यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इसके अलावा है जो परजीवी बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया अर्थात इनको हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए इनको हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, चाहे नोस्टॉक है, चाहे एनाबिना है और चाहे बोचीरिया है, ये सब बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम साइनोबैक्टीरिया के वर्ग में रखते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही जो है साइनोबैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं और इनको हम जो है रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया ने जीवाणु कहते हैं। ये नाइट्रेट जीवाणु हो सकते हैं, नाइट्राइट जीवाणु हो सकते हैं, अमोनिया जीवाणु हो सकते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट या अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। और इसके अलावा ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक पदार्थों का इस पृथ्वी में पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। ये एक सामने एक चित्र है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये एक तंतुमय जो है जीवाणु है। इसमें बहुत सारे जीवाणु आपस में मिलकर के एक लंबी कॉलोनी बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम नोस्टॉक। इस नोस्टॉक जीवाणु में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये पानी में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। और चूँकि ये इसमें जो है बहुत सारे जीवाणु मिलकर के एक लंबी कॉलोनी बना लेते हैं, इसलिए इसको हम तंतुमय शैवाल के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है परपोषी बैक्टीरिया, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं कर पाते, किंतु ये जो है दूसरे जीवों के ऊपर जीवन यापन करते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। और ये जीवाणु जो है दूध को दही बनाने में मदद करते हैं। कुछ जीवाणु जो है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में भी जो है भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो लेग्यूम पादप की जड़ है, लेग्यूम का मतलब होता है दाल वाली जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये सहायता प्रदान करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और पौधों के लिए नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं रोग कारक होते हैं। ये मनुष्य को, फसलों को, जीव जंतुओं को जो है हानि पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है मनुष्य में भयानक रोग पैदा करते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, ये टिटनस और साइट्रस और कैंकर जो है ये पौधों में जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो जो ये बैक्टीरिया है उनका जो है प्रकार। अब बैक्टीरिया को यदि हम थोड़ा डिटेल से देखें तो बैक्टीरिया में जो जनन होता है, प्रजनन होता है, वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में जो है बैक्टीरिया जो है बीजाणु को बनाते हैं। इसमें लैंगिक प्रजनन भी काफ़ी हद तक होता है,
इसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का स्थानांतरण कर लेता है। इसमें देख लीजिए आप, एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया है, जिसमें बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है सबसे पहले वो जो है द्विगुणित होकर के अलग होता है। उसके बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, अर्थात ये जनन की इनकी एक सरल प्रकार की विधि है। एक शब्द और आता है माइकोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया का एक ही वर्ग है, एक विशेष वर्ग है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। सबसे छोटे जीवों में इनकी गिनती होती है। प्रश्न आता है कि इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म जीव कौन है, तो वो वास्तव में माइकोप्लाज्मा ही हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जीव जंतु में, पौधों में जो है रोग पैदा करते हैं। तो ये था पहला जगत मोनेरा। मोनेरा में मुख्यतः जो है जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, अब जो दूसरा जगत है उस जगत का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों का जगत है। एक कोशिक मतलब इस जगत में समस्त जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक के अलावा जो है कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, अर्थात ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में वे समस्त एक कोशिक जीव रखे गए हैं जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो है इस जगत को पुनः जो है कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड, औपंक कवक एवं प्रोटोजोआ इत्यादि जो है प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। अभी भी प्रोटिस्टा वर्ग में कैसे जीवों को रखा जाना चाहिए इस पर विवाद होता है, क्योंकि अभी तक इस जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है। बहुत सारी इसमें जो है आपत्तियां होती हैं, पर हम आपत्तियों पर न जाकर के सीधे हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत में रखे गए विभिन्न प्रकार के वर्ग। प्रोटिस्टा में मुख्यतः जो है आप जानते हैं यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, इनके अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। तो पहला वर्ग हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा इस समूह के अंतर्गत डायटम और सुनहरी शैवाल यानी कि डेस्मिट आते हैं। अर्थात जो हमारा दूसरा जगत है जिसको हम जो है प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा जगत का जो पहला वर्ग है उसको बोलते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा यानी कि ऐसे शैवाल या वैसे डायटम जो सुनहरे रंग के होते हैं। ये क्राइसोफाइटा वर्ग के जो जीव हैं वो स्वच्छ जल में, समुद्र के लवणीय जल में, दोनों में पाए जाते हैं। बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं और ये पानी की धारा में जो है निश्चेष्ट होकर के बिना किसी जो है हलचल के जो है ये पानी में तैरते रहते हैं। डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह जो है दो कवचों से बनी हुई होती है। डायटम के बाहर की जो कोशिका भित्ति है, जैसे साबुनदानी में दो पार्ट होते हैं ना, उसके अंदर हम साबुन रखते हैं, उसी प्रकार से डायटम की जो कोशिका भित्ति है वो साबुनदानी की भांति जो है एक कवच बनाती है। और ये कवच जो बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। जब डायटम मर जाता है तो उसकी कोशिका भित्ति जो है अवशेष के रूप में रह जाती है और करोड़ों वर्षों तक ये अवशेष के रूप में जो है समुद्र के तलों में जमा होती रहती है, जिसको डाईएटमी मृदा भी कहते हैं। क्योंकि ये कणिकामय होता है तो इसका उपयोग अक्सर जो है पॉलिश बनाने में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के तेलों को बनाने में या सिरप को बनाने में इसका उपयोग होता है। और समुद्र में से बहुत अधिक मात्रा में हम डाईएटमी मृदा निकालते हैं। प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि डाईएटमी मृदा किसे कहते हैं, तो आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा वर्ग जो है उसको बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट ये जो जीव हैं ये मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषित होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें चूँकि इन जीवों में जो है वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं नीले रंग के या पीले रंग के या भूरे रंग के या लाल रंग के। तो इनकी कोशिका भित्ति के जो बाहरी स्तर होता है वो सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाओं से बनी हुई होती है। अधिकतर जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो दो कसाब होते हैं, उनमें कसाब मतलब दो बाल नुमा संरचना उनकी कोशिका से बाहर निकली हुई होती हैं, जो उनको जो है चलने में मदद करती हैं। आप सुना होगा एक जो है अक्सर तो आपने जो है जनरल नॉलेज में सुना होगा
कि जो लाल सागर है उसका पानी लाल क्यों होता है। लाल सागर जो है भूमध्य सागर के पास का जो है एक सागर है जिसको लाल सागर कहते हैं। तो लाल सागर का पानी लाल होने का कारण ही डायनोफ्लैजिलेट हैं, यानी कि उस पानी में अरबों की संख्या में डायनोफ्लैजिलेट पाए जाते हैं, वो भी लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट, जिसके कारण जो है समुद्र का पानी हमको लाल दिखाई देता है। और चूँकि ये डायटम जो है बहुत अधिक मात्रा में यदि पानी में उत्पन्न होने लग जाते हैं तो इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी समुद्री मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव जो है मर जाते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट का एक उदाहरण है गोनियालैक्स। गोनियालैक्स सामने आपको चित्र में दिखाया गया है। जो तीसरा वर्ग है प्रोटिस्टा का, वो है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड मतलब यूग्लिना की भांति। बच्चों आप यूग्लिना जानते होंगे, एक कोशिक जंतु है। चलिए यूग्लिनोइड वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों को रखा गया है, जो साफ पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में नहीं पाए जाते हैं ये। इनकी कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल से बनी होती है और लचीली होती है ये। और इनके शरीर से जो है कसाब निकले होते हैं, किसी के शरीर में 2 कसाब होते हैं तो किसी के शरीर से 1 कसाब निकला होता है। और यदि जिसके शरीर में से 2 कसाब निकले होते हैं, 1 कसाब छोटा और एक आकार में थोड़ा सा लंबा होता है। और चूँकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अतः ये स्वकोशी कहलाते हैं। और इस जो वर्ग का जो मुख्य जो जीव है उस यूग्लिना है। यूग्लिना का चित्र आप सामने देख रहे होंगे। इसके शरीर से जो एक खांचनुमा संरचना से जो है कसाब बाहर निकली हुई है। कसाब 2 होते हैं, इसमें बड़ी कसाब बहुत लंबी दिख रही है और एक छोटी। एक कसाब इसको पानी में जो है प्रचलन में मदद करती हैं। जो चौथा वर्ग है उसको कहते हैं औपंक कवक। औपंक कवक जो होते हैं वो मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनियों में, पत्तों में और गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये समूह के रूप में भी पाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। और ये बीजाणुयुक्त जो फलनकाय है वो वायु के साथ जो है दूर दूर तक उड़ते चले जाते हैं। और जो 5वां जो वर्ग है उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। परभक्षी के रूप में हो सकते हैं, ये परजीवी के रूप में हो सकते हैं। और चूंकि ये प्राणी जो है इस संसार में जब पहला जीव उत्पन्न हुआ था, माना जाता है कि वो प्रोटोजोआ वर्ग के ही जीव थे, तो इनको हम आद्य जीव भी कह सकते हैं। अब प्रोटोजोआ को मुख्यतः फिर 4 समूह में बांटा गया है, क्योंकि प्रोटोजोआ अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा वर्ग है। तो उसका जो पहला समूह है उसको हम कहते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। ये अमीबीय प्रोटोजोआ समूह के जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में, समुद्र के जल में, नम मृदा में पाए जाते हैं। और इनके शरीर एक कोशिका का होता है और शरीर के बाहर पेलिकल की परत होती है, जिसमें जो है जब ये गति करते हैं तो इनके कोशिका से बाहर जो है कूटपाद निकलते हैं और एक कूटपादों की मदद से जो है एक जगह से दूसरी जगह गति कर लेते हैं और अपना भोजन यानी कि अपना शिकार जो है उसको भी आराम से पकड़ लेते हैं। और कुछ समुद्र में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें जो है कवक भी, एक सिलिका का बना हुआ कवच भी पाया जाता है। और बहुत सारे प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं वो रोग भी पैदा करते हैं, जैसे एंटीमीबा परजीवी, ये हमारे दांतों में जो है पायरिया रोग जो है पैदा करता है। सामने आप देख रहे होंगे, ये जो है पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दूसरा जो समूह है उसको कहते हैं हम कसाबी प्रोटोजोआ। ये समुद्र में या स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो है स्वच्छंद परजीवी होते हैं। शरीर में एक कसाब पाया जाता है और ये बीमारी भी पैदा करते हैं, जैसे ट्रिपोनोसोमा। तीसरा जो समूह है उसको बोलते हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले एक कोशिक जीवधारी हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभ मतलब बालनुमा संरचना, बहुत सूक्ष्म बालनुमा संरचनाएं पाए जाते हैं। इनके कोशिका के अंदर एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह से बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण ही ये जीव जल में जो है गति कर पाते हैं और भोजन को इकट्ठा भी कर लेते हैं। तो इस जो है समूह का मुख्य जो जंतु है वो है पैरामीशियम। चौथा जो समूह है उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ मतलब इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं
जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य जीवाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। अर्थात वे प्रोटोजोआ या वे जीव जिनमें स्पोर्स जीवन चक्र में उत्पन्न होते हैं और स्पोर्स जो है संक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इससे जो है रोग होता है। अब आपने मलेरिया रोग सुना होगा। मलेरिया जो है स्पोरोजोआ वर्ग समूह के ही एक जंतु जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उससे होने वाला रोग है। इस रोग के कारण जो है प्रतिवर्ष संसार में बहुत सारे लोग जो है मरते हैं। तो ये था, हमने प्रोटिस्टा जगत पढ़ा। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हमने जो है कई प्रकार के वर्ग पढ़े और समूह पढ़े। अब जो तीसरा विटेकर का जगत है जिसको बोलते हैं कवक, यानी कि फंजाई जगत। अब कवक बच्चों आपने देखे होंगे कुकुरमुत्ते कवक। परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनका आकार और वास स्थान बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये नम रोटी और सड़े गले फलों में भी उगते हैं, जो हम देखते हैं कि रोटी में जो है काला काला जो जम जाता है, जिसको हम म्यूकर भी कहते हैं, वो वास्तव में एक प्रकार का कवक है। सामान्य रूप से जो छत्रक होता है, जिसको हम मशरूम कहते हैं, जिसको खाते हैं हम, कुकुरमुत्ता इत्यादि, इनको हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं, ये भी एक प्रकार के कवक ही हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे जो है एक परजीवी कवक की वजह से होता है, जो उन पत्तियों को जो है खराब कर देता है। कुछ कवक जो होते हैं या कुछ फंजाई जो होते हैं एकोशिक होते हैं, जैसे ईस्ट जो कवक होता है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। डबल रोटी, बन, बियर इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य जो कवक होते हैं, जो वो बहुत सारे कवक या फंजाई जो है पौधों में और जंतुओं में रोग पैदा करते रहते थे। जैसे गेहूं में होने वाला कीट रोग देखा होगा, जो गेहूं के दानों के अंदर हमें एक काले काले दाने हो जाते हैं, वो कीट रोग के लक्षण है। वो पक्सिनिया नाम का एक जो कवक होता है, इसके कारण होने वाला रोग है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार से जो है कुछ कवकों से जो है हम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक भी प्राप्त करते हैं। जैसे पेनिसिलियम नाम का जो कवक है, उसे पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन जो है बहुत सारे जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए इलाज में काम आता है। और जो फंजाई होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हवा में भी, जल में भी, मिट्टी में भी, जीव जंतु के शरीर के अंदर। आजकल तो आप सुन ही रहे होंगे कि जो है ब्लैक फंगस, जो कोरोना के मरीज हैं उनमें ब्लैक फंगस की बीमारी भी हो रही है। तो ये सब फंजाई यानी कि फंगस से होने वाले रोग हैं। ये हर जगह है, मनुष्य के शरीर के अंदर भी व्याप्त होते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ब्लैक फंगस जो है उनके भोजन के द्वारा, नासिका के द्वारा जो है उनके आँखों में, उनके मस्तिष्क तक चला जाता है और उनके लिए जो है मौत का कारण बनता है। तो ये भी फंगस से होने वाले कुछ रोग हमारे शरीर में हैं। दाद होते हैं हमारे शरीर में, वो भी जो है फंगस से होने वाले रोग हैं। कुछ फंगस जो है गर्म स्थानों में भी पाए जाते हैं और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि यदि हम खाने को जो है फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। इसका कारण भी यही है कि उसमें फ्रिज में रखने पर जो फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम तापमान पर पनप नहीं पाते हैं, जिससे हमारा खाना जो है लंबे समय तक काम में आता रहता है। जो फंजाई होते हैं या जो कवक होते हैं वो तंतुमय होते हैं, यानी कि उनका शरीर तंतु से बना होता है। छोटे छोटे तंतु मिल करके जो है शरीर की संरचना बना लेते हैं, और जब तंतु आपस में मिलते हैं तो उससे तंतु जाल बनता है, जिसको माइसीलियम कहते हैं। और कुछ कवक जो है उनके तंतु नलिकाकार होते हैं, बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य से युक्त होते हैं, और संकोशिकीय कवक तंतु उनको हम कहते हैं। अन्य कुछ तंतुओं में जो है जो कवक तंतु होते हैं वो पटीय होते हैं, मतलब सतत नहीं होते हैं बल्कि पटीय होते हैं। और जो कवक होते हैं, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज के न बनी होकर के काइटिन नामक पदार्थ और साथ में एक पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कवक और जो है कवकों में और पौधों में क्या अंतर है। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। अधिकांश फंजाई जो होते हैं परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मृत जो बेस्ट्रेस्टस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, मृतजीवी इनको कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों एवं जंतु पर निर्भर होते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। कुछ जो फंजाई होते हैं वह शैवाल या लाइकेनों के साथ जो है साथ साथ रह करके एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, जिसको हम लाइकेन कहते हैं।
और ये जो है सहजीवी संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है। सहजीवी उनको कहते हैं जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जब जीवन यापन करते हैं तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। तो बहुत सारे कवक भी जो है शैवालों के साथ मिल करके सहजीवी संबंध अपनाते हैं, जिससे दोनों को फायदा मिलता है। अब जो फंजाई होती है, फंजाई में जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं। बड़ी कक्षा में आप जाएंगे तो हर विधि को आप अलग अलग पढ़ पाएंगे, किंतु आपकी किताब में संक्षिप्त है इसलिए आप संक्षिप्त में ही इसको समझिए। जीवाणु में जो फंजाई होती है, फंजाई में जो जनन की प्रक्रिया है वह होती है खंडन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा और अलैंगिक जनन जीवाणु जिसको हम कोनिडिया भी कहते हैं, इसके द्वारा। साथ साथ जो है धानी बीजाणु, चल बीजाणु और लैंगिक जनन भी इनमें होता है ऊष्पोर के द्वारा, एस्कस के द्वारा, बेसिडियम के द्वारा। तो लैंगिक जनन भी जो है फंजाई में पाया जाता है। अब लैंगिक जनन या लैंगिक चक्र के जो फंजाई है उसमें 3 सोपान होते हैं। पहला जो सोपान होता है उसको कहते हैं हम दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इस क्रिया को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कहने का मतलब पौधे का जो है जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं, दोनों जो है चल होते हैं यानी कि चलनशील होते हैं, और दोनों युग्मक मिल करके जो है उनका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य आपस में मिल जाता है, तो इसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। नंबर 2, दो केंद्रकों का संलयन जिसे केंद्र संलयन कहते हैं, अर्थात सर्वप्रथम जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्र आपस में मिलते हैं, उसके बाद जो है जीव द्रव्य मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक संलयन। और तीसरा होता है युग्मनज में मियोसिस के कारण, ये कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है मियोसिस। तो युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं और लैंगिक जनन में संयोजी संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु आसपास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक गुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई में एक मध्यवर्ती केंद्रक अवस्था अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था भी कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन यानी कि म्यूसिस डिवीजन के द्वारा जो है अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का आधार बनाते हैं। यानी कि कवक में का आकार कैसा है, कवक में बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं और जो है फलनकाय यानी कि उसमें स्पोर से कैसे बनते हैं, उसके आधार पर जो कवक हैं, कवकों को यानी कि फंजाई को जो है कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो उसमें पहला वर्ग है फाइकोमाइसीटीज। नंबर 1 वर्ग फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों यानी कि जल में, सड़ी गली चीज़ों में, लकड़ी, नम जगहों पर, सीलन भरे स्थानों में पाए जाते हैं और ये अविकल्पी परजीवी हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। यानी कि इन्हीं जगहों पर ये उगते हैं, दूसरी जगह नहीं उग पाते हैं। कवक जाल अपटी तथा बहुकेंद्रिक होते हैं। जो कवक के कवक तंतु होते हैं उसमें जो कवक जाल बनता है जिसकी वजह से वो अपटी होते हैं, मतलब पट्टी नहीं पाए जाते हैं। और बहुकेंद्रिक यानी कि जो कवक जाल है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। इनमें मुख्यतः अलैंगिक जनन जो है चल बीजाणु के द्वारा या अचल बीजाणु दोनों के द्वारा होता है और ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी होती है, इसको समयुग्मकता कहते हैं, अथवा अलग अलग भी हो सकती है जिसको विषम युग्मकी भी कहते हैं। इस वर्ग यानी कि फाइकोमाइसीटीज वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे राइजोपस, म्यूकर, ये रोटी में लगने वाले कवक हैं। इसके अलावा एल्बिगो, ये सरसों में जो पत्तियों पर होने वाला जो रोग है उसका कारण है ये एल्बिगो। तो फाइकोमाइसीटीज पहला वर्ग है फंजाई जगत का। दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज में थैलस युक्त कवक आते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं। और एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट है, सैक्रोमाइसीज कहते हैं, के अलावा बहुकोशिक भी होते हैं जैसे पेंसिलियम वगैरह। ये समस्त जीव जो है मृतजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी के रूप में भी ये कुछ जीवों में पाए जाते हैं। और इनका जो कवक जाल होता है वो शाखा युक्त और पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं, नाम कोनिडिया दिया जाता है इनका। विशिष्ट कवक जाल कोनिडी धर्म होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ये कोनिडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु के एस्कस बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते
हैं। ये एसाई विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा। जो तीसरा वर्ग है जिसको बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत सामान्य प्रकार के मशरूम, यानी कि जो मशरूम हम भोजन के रूप में खाते हैं वो इसमें आते हैं। इसके अलावा ब्रेक्ट फंजाई और पफ बॉल भी हम इनको कहते हैं। ये इस जगत में, इस वर्ग में पाए जाते हैं। ये मिट्टी में, सड़े गले लट्ठों में, पेड़ की ठूंठों में और जो है सजीव प्राणियों के अंदर जो है परजीवी के रूप में भी उगते हैं। इनसे मुख्यतः जो है गेहूं में कीट रोग हो जाता है या कंड या स्मट रोग हो जाता है। इनका जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के जो कवक हैं उनका कवक जाल शाखित होता है, पटी होता है। अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अर्थात जीन प्रारूप के संलयन से होता है। प्लाज्मोगेमी पाई जाती है, यानी कि दो जो है नर और मादा जो है युग्म मिल जाते हैं, उससे जो है लैंगिक जनन संभव होता है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रीय की होती है, जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा म्यूसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, यानी कि बाहर, शरीर से बाहर उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे एगेरिकस जो मशरूम है जिसको हम खाते हैं। इसके अलावा आस्ट्रेलेगो कंड रोग पैदा करने वाला कवक, और पक्सिनिया ये गेहूं में कीट रोग पैदा करने वाला कवक। फंजाई जगत का जो चौथा वर्ग है जिसको बोलते हैं हम ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, केवल हम इसके अभी कायिक अवस्था को ही जान पाए हैं। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज की जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब इनके अनुबंधों का पता लगता है और फंजाई की उचित पहचान की जाती है तब इन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाला गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों को उचित प्रावस्था का पता लग जाए तथा उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटी होते हैं, शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी भी होते हैं और बहुत सारे सदस्य परजीवी भी होते हैं। इस वर्ग के उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। तो इस प्रकार से जो है ये कवक जगत के बहुत सारे जो है वर्ग थे, जिसमें जो है मृतोपजीवी कवकों को, परजीवी कवकों को रखा गया था। और विटेगर का जो चौथा जगत है जिसको हम पादप जगत कहते हैं। पादप जगत में वे समस्त यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि ये क्लोरोफिल युक्त होते तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इनको पादप भी कहते हैं। इनमें से कुछ पादप कीट भक्षी भी होते हैं और परजीवी भी पाए जाते हैं। ब्लैडर वॉर्ट और बीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो कीट भक्षी पौधे हैं। अमरबेल का जो पौधा है वो परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अब हम अगला पाठ आएगा पादप जगत करके तो वहाँ पर पढ़ेंगे। पर इतना समझ लीजिए कि पादप जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिक पादप आते हैं। पादप अब कई प्रकार के होते हैं। पादप जगत को पुनः कई उपजगतों में बांटा गया, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। इसके बारे में हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अब पादप का जो जीवन चक्र है उसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। एक द्विगुणित अवस्था जिसको हम बीजाणु उद्भिद अवस्था कहते हैं, और एक अगुणित अवस्था जिसको हम युग्मोद्भिद अवस्था कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं का जो है एकांतरण होता है, जिसको हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्था की लंबाई वो पौधे के जो है युग्मनज पर निर्भर करती है। और इसमें जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये संलयित होकर के जो है द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा विशेष
तौर पे जो है पाठ संख्या 3 में पढ़ेंगे। तो व्हिटेकर का जो 5वां और अंतिम वर्ग है, अंतिम जगत है, उसको हम कहते हैं जंतु जगत या एनिमेलिया किंगडम। इस जगत में समस्त विषमपोषीय यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और ये सारे जंतु बहुकोशिक होते हैं। शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं और अपने भोजन को जो है आहार नाल के द्वारा ही पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण पाया जाता है, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण करना, उसका पाचन इत्यादि जो है जीव में होता है। इसमें वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न में होती है और वृद्धि के फलस्वरूप ही जो है वयस्क जीव इसमें बनता है। इनकी आकृति और माप जो है स्पष्ट पाया जाता है। उच्च कोटि के जितने भी जीव हैं उनके शरीर में जो है संवेदी तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है और समस्त जंतु जो है प्रचलन करते हैं, यानी कि चलते हैं, चलने फिरने में ये सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम से होता है। नर और मादा जीव के संगम से लैंगिक जनन के फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है, उसके फलस्वरूप जो है संतानोत्पत्ति होती है। तो अध्याय 4 इन जंतु के लिए ही है, तो वहाँ पर हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम विषाणु के बारे में या वायरस के बारे में। या विषाणु से भी छोटे जीव होते हैं जिनको वायराइड कहते हैं या प्रोसंक, प्रियोन तथा लाइकेन। तो जो व्हिटेकर का जो हमने जगत प्रणाली पढ़ी थी, 5 जगत प्रणाली, उसमें जो है कहीं पर भी वायरस या विरोइड का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो वायरस क्या है, वायरस का वर्गीकरण कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। वायरस जो है सूक्ष्म जीव होते हैं और ये वास्तविक रूप से जो है निर्जीव कण होते हैं, किंतु यदि किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ जाकर के सजीव हो जाते हैं। वायरस जो है बहुत सारे रोगों को पैदा करता है। वायरस को हम जो है अजीवी अवस्था में जो है रवेदार जो है रवे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और सभी वायरस जो होते हैं रोगजीवी होते हैं, यानी कि रोग पैदा करते हैं। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। कड़ी क्यों कहते हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि वायरस किसी जीव के शरीर के बाहर जो है निर्जीव अवस्था में होते हैं, किंतु ये वायरस यदि किसी कारण से जीव के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये सक्रिय होकर के फिर ये संतान उत्पत्ति करते हैं। उसके फलस्वरूप जो है अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे रोग होता है। अब आजकल बच्चों आप कोरोना रोग के बारे में जान ही रहे हैं। कोरोना रोग भी जो है एक प्रकार के वायरस से होने वाला ही रोग है। अब वायरस क्या है, वायरस का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है विषैला तरल या जहरीला तरल या विष भी उसको कह सकते हैं। वायरस की जो सबसे पहले खोज की थी एक वैज्ञानिक थे डिमिट्री इवानोवस्की। 1892 में इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु का पता लगाया था और इस वायरस का नाम उन्होंने दिया था टोबैको मोजेक वायरस। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा कि तंबाकू के पौधे के पत्तियों में एक विशेष प्रकार का संकोचन होता है, पत्तियां खराब हो जाती हैं, तो उन पत्तियों के रस को निचोड़ करके उन्होंने उसमें से जो है सबसे पहले मोजेक वायरस को अलग किया था। तो वायरस का खोज करने का जो श्रेय है वो जाता है इवानोवस्की में। अब वायरस कैसे बना होता है, वायरस वास्तव में एक सरल प्रकार का जीव होता है जिसमें जो कोशिकांग है वो ना के बराबर पाए जाते हैं। केवल जो वायरस है उसके शरीर के बाहर एक प्रोटीन की खोल पाई जाती है और उस प्रोटीन की खोल के अंदर आरएनए अथवा डीएनए में से एक आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। किसी भी वायरस में जो है आरएनए और डीएनए दोनों साथ नहीं पाए जाते हैं और वायरस जो है उनके जो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन जो होता है, जो डीएनए आरएनए होता है, वही जो है संक्रामक होता है। वो डीएनए आरएनए दूसरे शरीर में जाकर के जो है द्विगुणन के फलस्वरूप जो है बहुत सारे अन्य वायरस को पैदा करता है, जिससे जो है वायरस से होने वाले रोग जो है इंसान को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ये देखने में आता है कि जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाला जो वायरस है उन वायरसों के में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए के रूप में होता है, जबकि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला जो वायरस होता है वो वायरस जो है उसके अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। एक विषाणु होता है जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं, उसका चित्र ये है। ये टोबैको मोजेक वायरस का चित्र है। ये सबसे पहले इवानोव्स्की ने इसी वायरस की खोज करी थी। इसमें आप देख रहे होंगे इसके 2 भाग होते हैं वायरस के,
एक लाल रंग से जो दिखा रखा है वो है आरएनए। मैंने पहले बताया कि जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जो वायरस होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, और आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन की खोल होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये एक जीवाणुभोजी वायरस है। जीवाणुभोजी वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं। इनका आकार सरल प्रकार का होता है। इसमें एक जो है शीर्ष पाया जाता है, एक जो है आच्छद पाया जाता है, कॉलर पाया जाता है, और एक पूंछ पाया जाता है। उस पूंछ से जो है छोटे छोटे पुच्छ तंतु निकले होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। शीर्ष है, कॉलर है, आच्छद है, और जो पुच्छ तंतु है वो प्रोटीन के बने होते हैं। और शीर्ष के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है। तो ये जीवाणुभोजी वायरस है जो जीवाणु के अंदर प्रवेश करता है और वहीं पर अपना जीवन यापन करता है। जो जीवाणु है उसमें जो प्रोटीन का जो आवरण होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, या खोल भी उसको कहते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है यह छोटी छोटी उप इकाइयों की बनी होती हैं जिन्हें हम पेटिकोसा यानी कि कैप्सोमियर कहते हैं। इनसे मिलकर के बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है, यानी कि जो कैप्सिड या जो खोल होती है प्रोटीन की वो उसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए या आरएनए के रूप में उसको संरक्षित रखता है। तो वायरस से होने वाले बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे मम्प्स है, चेचक है, हर्पीस है, इन्फ्लुएंजा है, इसके अलावा एड्स है। एड्स के अलावा आजकल जो सांस से रोग होता है, कोरोना रोग है, और ब्लड फ्लू जो बर्ड फ्लू है, और जो सामान्य फ्लू सर्दी जुकाम है, ये सब वायरस से होने वाले रोग होते हैं। अब एक शब्द आता है वायराइट। वायराइट क्या है? सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। मतलब एक ऐसा जीव खोजा जो वायरस से भी सूक्ष्म था। सबसे सूक्ष्म तो वायरस है, उससे भी सूक्ष्म एक और जीव खोजा था डायनर ने 1971 में। और इस के कारण जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का रोग हो जाता है आलू में। तो वायराइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। मतलब वायराइड ऐसे जीव हैं जो वायरस की तरह नहीं होते हैं। हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस में एक प्रोटीन की खोल होती है, उस खोल के अंदर जो है डीएनए या आरएनए होता है, किंतु वायराइड में जो है प्रोटीन की खोल नहीं पाई जाती है, केवल उसमें आरएनए पाया जाता है। और वही आरएनए का जो तंतु पाया जाता है उसका आणविक भार कम होता है। वो यदि किसी जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो उस आरएनए से जो है बहुत सारे जो है वायराइड बन जाते हैं जो रोग पैदा करते हैं। तो वायराइड क्या है? वायरस से भी छोटे जंतु हैं। इनमें प्रोटीन की खोल नहीं पाई जाती है, मात्र इसमें आरएनए पाया जाता है, और आरएनए का अणुभार बहुत ही कम होता है। और एक और जीव पाया जाता है जिसको प्रियोन कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। यानी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ये पाया गया है कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा करने वाले कुछ जो है कारक हैं जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हीं कारकों का आकार जो है वायरस के आकार के लगभग समान ही होते हैं। इन कारकों को जो है प्रियोन यानी कि प्रोसंग कहा गया है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी जो है उसका नाम है बोवाइन एंजियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ का रोग कहा जाता है। मनुष्य में इसका समान प्रकार का CR जैकब रोग होता है। तो ये प्रियोन से होने वाले रोग हैं। ये भी जो है वायरस की तरह ही सूक्ष्म जीव हैं। अगला विशेष विवरण है लाइकेन का। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। यानी कि लाइकेन ऐसे जीव हैं जिसमें शैवाल तथा कवक दोनों सहजीवी संबंध रखते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। यानी कि जो लाइकेन में जो शैवाल वाला पार्ट होता है उसको हम शैवालांश कहते हैं, और जो कवक वाला पार्ट होता है उसको हम कवकांश कहते हैं या माइक्रोवाइंट कहते हैं। जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल तो स्वपोषी होंगे क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, किंतु जो माइक्रोवाइंट यानी कि कवकांश होता है वो परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषण। अब देखो लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। अब शैवाल का क्या इसमें योगदान है? शैवाल जो कवक होता है उस कवक के लिए भोजन बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोजन बनता है शैवाल उस भोजन को बना करके कवक को देता है, और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, ठिकाना देता है, तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करके जो है शैवाल को देता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनके दो भिन्न जीव कौन कौन से हैं। तो लाइकेन में हम शैवाल को अलग नहीं कर सकते और कवक को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। बेटे एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि जिस जगहों पर प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो उस जगहों पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो ये देखने में आता है कि जहाँ शुद्ध वातावरण होता है वहाँ लाइकेन बहुतायत में होते हैं, जहाँ प्रदूषित वातावरण होता है वहाँ लाइकेन ना के बराबर पाए जाते हैं। इसलिए लाइकेन को हम कहते हैं कि ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, यानी कि बहुत अच्छे सूचक हैं। ये तुरंत जो प्रदूषित स्थानों पर ये उगते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो है दूसरा पार्ट जो है हमारा यहाँ पर संपन्न होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपके मन में कोई शंका है तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपके लिए इस पार्ट के सारे नोट्स भेज रहा हूँ। सभी बच्चों से आशा की जाती है कि आप सब नोट्स तैयार करेंगे कॉपी में, और जब नोट्स तैयार हो जाएंगे उसके बाद जो है उनकी फ़ोटो जो है आप दिखाने के लिए मेरे पास भेज देंगे। बड़े दुख की बात है कि बहुत कम बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आता तो आप फ़ोन से मुझे पूछ सकते हैं। मैं जो है कोशिश करूँगा कि जो आपके समझ में नहीं आता टॉपिक उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा यानी कि पादप जगत, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है ये वीडियो क्लास का आप लाभ लेते रहिए, और कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको नोट्स भेजता हूँ। तब तक के लिए सबको जो है शुभ आशीष। धन्यवाद।